my name is Komal Vyas Sharma and I welcome you all to Advaita Education powered by GATE Academy straight way to government job। और आज हम हमारे प्रीवियस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकते हैं, हिंदी में कहूँ तो किस तरह से हम संविधान का संशोधन कर सकते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर होती है, कौन कौन सी मेजोरिटीज होती हैं, ये सबको हमने देखा था। जिसमें इसका प्रोसीजर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे कि सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी से कौन कौन से टॉपिक्स में आप बदलाव ला सकते हो। तो अगर मैं कोई न्यू स्टेट को इस्टेब्लिश करना चाहती हूँ, कोई नया स्टेट हम बनाना चाहते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो एमपी से कटकर छत्तीसगढ़ बना, यूपी से कटकर उत्तराखंड बना एंड सो ऑन, तो ये सब आप सिंपल मेजॉरिटी जो पार्लियामेंट की है तो उससे आप पास कर सकते हो। यहाँ पे कोई स्टेट की रेटिफिकेशन की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती है, ये पूरा पार्लियामेंट के ऊपर में डिपेंड करता है कि वो किसी स्टेट को बनाना चाहती है या बिगाड़ना चाहती है। इसके अलावा कोरम इन पार्लियामेंट। अब देखिए कोरम क्या होता है, जब भी हमें ट्रांजैक्शन करना है बिजनेसेस का तो वहां पे आपको एक मिनिमम लोग अवेलेबल होना चाहिए आपके पार्लियामेंट में, आपके हाउस में। तो कोरम आपका होता है 10%। अगर इससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट करना है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, सिंपल मेजॉरिटी का यूज कर सकते हो। कोरम को हिंदी में कहते हैं गणपूर्ति होना। उसके बाद में है आपका सिटीजनशिप। अगर सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी मामले हैं कि नागरिकता आप किसको दोगे, किसकी आप टर्मिनेट कर दोगे, तो ये सब भी आप सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। जो इलेक्शन प्रोसीजर होता है हमारे पार्लियामेंट के एमपीज का एंड देन स्टेट के एमएलएस का, तो अगर उसमें भी कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं तो आप सिंपल मेजॉरिटी का यूज करके वो अमेंडमेंट्स को कर सकते हो। फिफ्थ है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डिलिमिटेशन का मतलब ये होता है कि जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हमारी, जो अलग अलग बॉर्डर्स बने रहते हैं कि ओके कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा की अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ में तो वो कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स होगी, देन उसके बाद में ये कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होगी, वैसा। तो वो होता है आपका क्या, डिलिमिटेशन प्रोसेस। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ बॉर्डर से रिलेटेड चेंजेस करने हैं तो वो भी आप सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हो। ना स्पेशल मेजॉरिटी। अब स्पेशल मेजॉरिटीज के अंदर हमने देखी थी कि दो तरह का होता है, एक जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व है और जिसमें स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं है। तो ये वाली स्पेशल मेजॉरिटी जिसमें स्टेट्स के रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती वो है, जैसे कि अगर मैं कुछ चेंजेस फंडामेंटल राइट्स में करना चाहूँ, अगर हम मूल अधिकार में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो उसको हम स्पेशल मेजॉरिटी से करेंगे। तो स्पेशल मेजॉरिटी हमारी क्या थी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये दोनों चीजें होनी चाहिए फंडामेंटल राइट्स में। देन डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगर इसमें कुछ चेंजेस हमें लाने हैं तो उसके लिए भी हमें स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो भी प्रोविजंस आपके फर्स्ट एंड द थर्ड कैटेगरीज में अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरीज मतलब कौन हो गए आपके, यूनियन एंड कॉन्फ्रेंट लिस्ट। उसके अलावा जो भी प्रोविजंस हैं आपके तो वो सब भी आप स्पेशल मेजॉरिटी से अमेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं स्पेशल मेजॉरिटी जिसमें कि हमें स्टेट्स की जरूरत पड़ेगी, वो कौन कौन से होते हैं। तो स्टेट के रेटिफिकेशन की, स्टेट के कंसेंट की जरूरत हमें पड़ती है अगर प्रेसिडेंट का आप इलेक्शन करवाना चाहते हो, बिकॉज प्रेसिडेंट के इलेक्शन में विधानसभा भी इन्वॉल्व रहती है। तो इसलिए उनसे रिलेटेड कोई भी चेंजेस आप करना चाहते हो तो आपको स्पेशल मेजॉरिटी विथ कंसेंट ऑफ द स्टेट जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना है यूनियन और स्टेट के बीच में तो अब यहाँ पे भी स्टेट इन्वॉल्व हो गई है, तो ऑब्वियसली आपको स्टेट के कंसेंट की जरूरत यहाँ पे भी पड़ेगी। अगर मैं किसी भी लिस्ट में चेंजेस करना चाहती हूँ दैट इज इन द 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल मतलब कौन सा हो गया आपका, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट। इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आप अमेंडमेंट्स करना चाहते हो तो वहां पे भी आपको स्टेट के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी। Then power of the parliament to amend the constitution and its procedure। अब देखिए अगर मैं आर्टिकल 368 को ही हम अमेंड करना चाहते हैं, ओके उस पर्टिकुलर आर्टिकल को ही हमें अमेंड करना है तो वहां पर भी पार्लियामेंट अकेले नहीं कर सकती, आपको स्टेट की जरूरत यहाँ पर भी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया आपके सिंपल, स्पेशल मेजॉरिटी विद द स्टेट कंसेंट एंड स्पेशल मेजॉरिटी जहां पे स्टेट के कंसेंट की जरूरत हमको
नहीं है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछे जाते हैं। चलिए अब देखेंगे कि क्रिटिसिज्म, सबसे पहले ये देख लेते हैं एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 42nd अमेंडमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चेंजेस लाई गई थी, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे ये हुआ था। देन 1956 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें हमने यूनियन टेरिटरीज को इंट्रोड्यूस किया था और साथ में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किए थे बाय लैंग्वेज। और लैंग्वेज के बेसिस में पहला स्टेट कौन सा बना था, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन 1978 राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एक अमेंडमेंट किया गया था 1978 में और राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको हटा दिया गया। देन 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ आया और साथ में हम एक नए शेड्यूल को ऐड किए थे। तो नया शेड्यूल कौन सा है ऐड हुआ था, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ का। देन 1989 में जो अमेंडमेंट किया गया उसमें हमने हमारी वोटिंग एज जो है वो प्रीवियसली 21 थी, उसको घटाकर हमने 18 कर दिया था। तो ये क्या हो गए, हमारे कुछ अमेंडमेंट्स हो गए। और भी हैं, अलग से लेक्चर में मैं आपको स्पेसिफिकली सिर्फ अमेंडमेंट्स ही बताऊंगी इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म। अब देखिए, संविधान में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे संविधान की क्रिटिसिज्म की है कि ये चीज अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें उनकी भी जरूरत होती है ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सके। तो क्रिटिसिज्म ये बोला गया सबसे पहले कि जिस तरह अमेरिका में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि वो स्पेसिफिकली यही देखती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कैसे करना है, तो उस तरह का इंडिया में कोई भी बॉडी नहीं है, यहाँ पे भी वैसी बॉडी होनी चाहिए। तो ये क्या था, पहला क्रिटिसिज्म था। दूसरा ये था कि जो अमेंडमेंट हो रहा है तो इसका इनिशिएट कौन कर सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर्स में, विधानसभा, विधान परिषद में आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते, सिर्फ पार्लियामेंट में करा सकते। और ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा इनका कहना था जिन्होंने इनकी क्रिटिसिज्म की थी। अब आगे देखिए, नो प्रोविजन फॉर होल्डिंग ऑफ द जॉइंट सेशंस। तो इसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया, ये तो काफी सही है कि अच्छा है कि जॉइंट सेशंस नहीं है। कहीं ना कहीं राज्यसभा जो है वो आपकी अपर हैंड नहीं हो पाती। देन फोर्थ आपका इंटरफेरेंस ऑफ द जुडिशरी। जैसे कि जुडिशरी का इंटरफेरेंस भी है, जबकि बहुत टफ अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उसमें जुडिशरी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ प्रोविजन है जुडिशियल रिव्यूज का, और बिल्कुल अगर जुडिशरी कोई अमेंडमेंट सही नहीं लगेगा तो वो बिल्कुल उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। सो दीज आर द क्रिटिसिज्म्स, दीज आर द सब्जेक्ट्स जो कि हमने देखा कि कौन सी मेजॉरिटी से हम क्या पास कर सकते हैं। तो मैं आज अमेंडमेंट के इस लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करती हूँ। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप बिल्कुल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू द वीडियो। आपके क्रिटिसिज्म्स भी मुझे चल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सब्सक्राइब टू द अद्वैत एजुकेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड कीप लर्निंग।